नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। औरंगजेब के इश्क में इस तरह से पड़े हुए हैं इस वक्त राजनेता की होड़ लगी हुई है कि भाई कहीं हम पीछे ना रह जाएं। इतने कसीदे पड़े जा रहे हैं औरंगजेब की शान में कि बस पूछिए मत। वो औरंगजेब जिसकी दास्तान सबको पता है, किस तरह से सर कलम कर देता था, जिसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था, उनको बंदी बना कर रखा, अपने भाई की गर्दन पेश कर दी काट करके। तो ऐसा था औरंगजेब। ये तो सिर्फ उसके परिवार की दास्तान नहीं है, बल्कि जब टैक्स लगाता था और अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो तो सीधे सर कलम। क्रूरता, बर्बरता, ये सब छोटे शब्द थे औरंगजेब के लिए। लेकिन उस औरंगजेब के लिए इस वक्त देश में जो बात चल रही है ना, वो अजीबो गरीब सी है। इतिहास के पन्नों की याद दिलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई इतिहास देखिए औरंगजेब कितना महान था। अबू आजमी ने ये बात शुरू की, उसके बाद बवाल हुआ महाराष्ट्र में और उनको विधानसभा सत्र से इस बार जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया। क्योंकि भाई शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उनकी धरती है ना महाराष्ट्र। उनके साथ जो बर्बरता क्रूरता की थी औरंगजेब ने, वो भूली नहीं जा सकती। लेकिन उस औरंगजेब की वहीं पर महाराष्ट्र की धरती पर बैठकर अगर कोई तारीफ करेगा तो उसके साथ और क्या होना चाहिए। लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकी। इमरान मसूद उनके पीछे आकर खड़े हो गए, फिर उदित राज, ये तो कल की बात थी। लेकिन आज सबसे सनसनीखेज बात तब हुई जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अबू आजमी के साथ आवाज बुलंद कर दी। उनका जब निलंबन हुआ तो उन्होंने कह दिया भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। अखिलेश यादव, जिनको एक बार योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब से ही तुलना कर दी थी जब उनके पिताजी और चाचा जी के साथ उनके जो रिश्ते चल रहे थे उसको लेकर, तो आज योगी आदित्यनाथ ने ललकारा। उन्होंने कहा कि अबू आजमी जैसे लोगों का इलाज उत्तर प्रदेश में हम 1 मिनट में कर देंगे, उनको भेज दीजिए यहाँ पर। अबू आजमी जैसे लोगों को छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए देश में माहौल चल निकला है, होड़ चल निकली है। और क्या इतनी बड़ी मजबूरी है कि भाई आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, तुष्टीकरण करना है, तो आपको औरंगजेब जैसे शासक, बर्बर शासक, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये भी मजबूरी है क्या देश में? वरना आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो अगर यही मजबूरी है तो अब तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि भाई इस मजबूरी के तहत क्या राजनीति भी जरूरी है? मत करिए राजनीति। क्यों देश में शहीदों के नाम पर अपमान किया जाता है? क्यों देश में हर वर्ग को लड़वाया जाता है? आज जरा यही सवाल अखिलेश यादव से पूछेंगे, राहुल गांधी से पूछेंगे और इमरान मसूद, जिन्होंने ये बात कही थी ना नरेंद्र मोदी के लिए कि जरा सहारनपुर आके दिखा दीजिए, बोटी बोटी काट देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने बात कही थी। तो ऐसे इमरान मसूद जैसे सांसदों के साथ आखिर क्या करना चाहिए? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान जिनको लेकर आज ये मुद्दा चर्चा में है। हमने जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ नहीं बोला है। हमने वही चीज़ें बोली हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग इसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। लेकिन ये सीएम किस पार्टी के हैं, कौन सी विचारधारा के, मुझे पता नहीं। हमारी सीएम पे ऐसी नौबत आ गई, ऐसे समय आ गया है कि उन्हीं के पक्ष के 2-3 लोग छत्रपति शिवराय का अपमान करते हैं। शायद यूपी में उनपे बुलडोजर चलता, लेकिन यहाँ तो लाड़ प्यार चल रहा है। केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है। उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनको लाए।
जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अपने पोस्टर में, बैनर में, ऑफिस में, टी शर्ट पर औरंगजेब की फोटो चिपका लें। जो भी कोई ठेस पहुंचाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी उसमें आज तक हमेशा उसके लिए लड़ाई करती रही है। तो आज जो कार्रवाई हुई उसका समर्थन हमने किया ही है। पहले इतिहास पढ़ ले, 49 साल बादशाह नहीं रह गया। हिंदुस्तान का बादशाह तो रहा 49 साल। अखंड भारत, जिस अखंड भारत के सपने की बात करते हैं, उसको साकार तो उसी ने किया था। उसी के राज में अफगानिस्तान से लेकर के, कंधार से लेकर के और बर्मा तक फैला हुआ साम्राज्य था, उसी का तो साम्राज्य था। जो अपने बाप और अपने चाचा का नहीं हुआ, वो आज आपको अपने साथ जोड़ने की बात करता है। आपने देखा होगा इतिहास में एक पात्र आते हैं, कैसे उन्होंने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, और इसीलिए कोई भी मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। तो इस बात पर तो अब बहस छिड़नी चाहिए ना कि किसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं आप। आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी, आखिर क्यों अखिलेश यादव। और अगर उनका हम ट्वीट की 2 लाइनें पढ़े ना तो सारा सार इस राजनीति का समझ में आ जाता है। संजय राउत कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने करवाया है अबू आजमी से बयान, लेकिन अखिलेश यादव की अगर आज की बात सुन लें और पढ़ लें तो बात ही पूरी अपने आप में आईने की तरह साफ हो जाती है। वो कह रहे हैं भाई अभिव्यक्ति की आजादी को अगर निलंबन से आप सोच रहे हैं कि सच की जुबान पर कोई लगाम लगाई जा सकती है तो ये आपका बचपना है। तो अब तो उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सच की जुबान थी जो अबू आजमी की थी, और इसीलिए अबू आजमी का हौसला अपने नेता के ट्वीट पढ़ने के बाद और बढ़ गया। कल तक वो माफी मांग रहे थे, अपने शब्द वापस ले रहे थे, लेकिन आज वो फिर पलट गए। फिर उन्होंने आज एक नया ताजा बयान दे दिया निलंबन के बाद कि भाई जो मैंने कहा वो मैंने नहीं कहा, वो तो लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है। तो उन इतिहासकारों पर कार्रवाई करो जिन्होंने ये सब लिखा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो इसीलिए उनको ताकत और बल मिल गया, कहां से? अखिलेश यादव से। तो चलिए खास मेहमानों की शुरुआत कर लेते हैं। जरा राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पक्ष रखेंगी भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ सैयद जवाद जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। अखिलेश कटियार जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं अखिलेश कटियार जी, अब मैं आज आपसे ये पूछकर शुरुआत नहीं करूंगी क्योंकि वो फिर शो का टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। अखिलेश कटियार जी को फ्रेम में लाइए जी। मैं आपकी आवाज हाँ उनको फ्रेम में लेकर आइए। अखिलेश जी, अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि भाई अबू आजमी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्या वजह थी, क्या वजह रही, इसके पीछे की दास्तान पे मैं पढ़ना ही नहीं चाह रही, क्योंकि अब तो आपके नेता अखिलेश यादव ने ही साफ कर दिया कि निलंबन से सच की जुबान को लगाम नहीं कसी जा सकती। इसका मतलब औरंगजेब के बारे में जो बोला कि वो इतना अच्छा था, महान था, अब तक का सबसे बेस्ट अगर शासक कोई रहा है तो वो औरंगजेब था, तो आपकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। तो फिर जुल्म किसने किए, सितम किसने किए, अयोध्या, काशी, मथुरा, मंदिर किसने तोड़े, सर कौन कलम करता था, ये सब तो आप मानते ही नहीं हो, फिर बात ही खत्म हो गई। नहीं रीमा जी, 2 बातें हैं। आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें जो अतीत का जो मामला हम खंगाल के ला रहे हैं कि इतिहास में ये है, राजतंत्र में राजा जो थे उनकी जो प्राथमिकता थी वो राजाओं की संपन्नता, और राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था थी जो आम जनमानस के लिए या लोकतंत्र की जो प्रणाली थी उसके लिए तो ठीक नहीं थी वो। लेकिन आज हम बैठ के पूरे टाइम कभी हम संभल पे चर्चा करें, कभी हम औरंगजेब पे चर्चा करें,
कभी हम मंदिर मस्जिद पे चर्चा करें, कभी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चर्चा करें, कभी हम हिंदू मुसलमान पे चर्चा करें, और अगर संभल से बात बढ़ जाए तो हम बहराइच चले जाएं, और फिर उससे निकल आए तो हम मथुरा काशी है और इधर चले जाए। हाँ। हमारे आपके पास दिन भर हिंदू मुसलमान के अलावा भी कोई काम है? तो अबू आजमी को किसने उकसाया था? इन किसने सब कहा था चर्चाओं देश में से- डिबेट को डिरेल करें? अबू आजमी को किसने कहा था इस मुद्दे पर भड़कने के लिए? किसने कहा था औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने के लिए? कौन कह रहा है अखिलेश यादव को ट्वीट करने के लिए? कौन कह रहा है इमरान मसूद को ट्वीट करने के लिए और बयान देने के लिए? ये किसने कहा है कि तो देश में डिबेट ही चेंज कर दो? क्यों? आप दिन भर जितने हिंदी इंग्लिश न्यूज चैनल हम देखें, हाँ, उस पे जनता के सरोकार से जुड़े हुए एक मुद्दे पे हम आप बात नहीं कर रहे कि ये कहीं चल रहा है, कहीं संभल चल रहा है, कहीं अयोध्या चल रहा है, कहीं कुंभ चल रहा है, उससे पहले बहराइच चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, हम किसी शासक को या राजतंत्र में राज करने वाले कोई भी राजा की नीतियों को हम इसलिए सराह नहीं सकते क्योंकि हम लोकतंत्र में बैठे हैं, और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर व्यवस्था है। लेकिन औरंगजेब के प्रति अबू आजमी साहब का बयान है, औरंगजेब का एक बयान और था। आपको रीमा जी मैं बताऊं, मैं किसी राजा को हम इस मामले में नहीं कहते कि इसमें हो। बहुत सारे इस देश में हजारों साल पहले यहाँ पे महिलाओं के तन ढकने पे भी राजा टैक्स लिया करते थे। अब हम उस पे बात करें क्या? यहाँ दलितों के साथ देवदासी की प्रथा थी, वो किस राज्य में शुरू हुई, हम उस पे बात करें क्या? हम ये चाहते हैं कि भारत के भविष्य पे बात कर ले। भारत का भविष्य कैसे होगा? यहाँ हजारों करोड़ रुपए जनता के साथ हो गए, एक बात उस पे भी कर ले आप। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं, हम उस पे भी बात कर ले। लेकिन ये जो विषय है जिन पे दिन भर हम टीवी पे बैठ के बात करते हैं, इन मुद्दों पे जनता के सरोकार कैसे जुड़े हैं, ये बात समझ नहीं आती। ये जो ज्ञान की गंगा आप बहा रहे हैं ना, बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन ये ज्ञान की गंगा का थोड़ा सा अगर अमृत अबू आजमी को भी दे देते आपकी पार्टी के नेता और खुद आप भी, तो देश में दंगे फैलाने की नौबत ही नहीं आती ना। महाराष्ट्र में सेंटिमेंट्स हर्ट करने की नौबत ही नहीं आती। थोड़े से ज्ञान की गंगा उनकी तरफ भी बह जाती तो अच्छा रहता, लेकिन ज्ञान की गंगा सिर्फ न्यूज चैनल के एंकर्स के ऊपर ही भड़काई जाती है और बहाई जाती है। अबू आजमी जैसे नेताओं पर नहीं ज्ञान की गंगा की कुछ बूंदें, कुछ छींटे गिरती हैं, ना ही इमरान मसूद के ऊपर वो छींटे गिरकर आती हैं, ना ही अखिलेश यादव के ऊपर गिरती हैं। सिर्फ न्यूज एंकर्स के ऊपर वो ज्ञान की गंगा बहानी होती है आपको कि हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। विधानसभा में खड़े होकर अबू आजमी औरंगजेब, शिवाजी महाराज के कत्ल, सर कलम करने से लेकर क्या क्या यातनाएं दी गई, वो सबका एक बयान में जुल्म करने वाला, उसके बारे में कसीदे पढ़ दें, और ज्ञान की गंगा आप यहाँ न्यूज चैनल पे मेरे ऊपर बहा रहे हैं कि हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। औरंगजेब का एक और उन्होंने क्या लिखा, उनके हर इंसान की जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं रीमा जी जो अच्छे होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पहलू बता दो नहीं होते। अपने पिता को मारना, उनको कैदी बनाना क्या अच्छा पहलू है? क्या अपने भाई का सर कलम करना अच्छा पहलू है? क्या गुरु ग्रंथ किस लिए, उनके बारे में भी बताऊं मैं कि क्या हुआ था। एक जानकारी में आपको और साझा करूं, बतानी पड़ेगी क्या यहाँ पर? एक जानकारी में आपको और साझा करूं औरंगजेब के बारे में। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का परिनिर्माण हुआ तो वो इबादत खाने में औरंगजेब इबादत कर रहे थे, और उनको ये हिदायत थी कि जब हम इबादत करने जाएं तो कोई भी व्यक्ति हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम इबादत कर रहे हैं। उनका सेनापति इबादत खाने में घुसते हुए पहुंच गया कि शहंशाह और जहां पना जो भी कुछ बोलते हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से आपने मुझे इबादत में आपने हमें खलल डाल दी। साहब खबर इतनी अच्छी थी जिसे हम बताए बगैर नहीं रह सकते। आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में नहीं रहा, शिवाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, शिवाजी महाराज के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में लिखा है, पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब ने किताब लिखी है जो मराठा सेवा संघ नाम से संगठन चलाते हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि या खुदा तेरा सबसे नेक बंदा तेरे दरबार में आ रहा है, अगर मेरे जिंदगी के कुछ भी अच्छे पुण्य हो तो वो पुण्य भी उस शख्स के उस खाते में लिख दिए जाए
ये औरंगजेब ने बड़ी इबादत की गजब शिवाजी बात है महाराज अखिलेश के लिए। कटियार जी कि जितनी गुलामी की मानसिकता, जितनी वामपंथी मानसिकता, जिन लोगों ने भी इतिहास को गलत तरीके से पेश किया है और इसी तरह के लोगों की तारीफों में कसीदे पढ़े हैं, उनको सबको आपने पढ़ा हुआ है। आपके लिए सही इतिहास वही है, लेकिन वो इतिहास आप पढ़कर नहीं आते हैं चैनल पर, ना ही आपने पढ़ा होगा शायद, जिसमें बताया गया है उसके जुल्म सितम के बारे में। राधिका खेड़ा जी, अब तो बात ही मतलब अखिलेश यादव ने तो खत्म ही कर दी बात। उन्होंने कह दिया कि भाई निलंबन से सच की जुबान को अगर आप सोच रहे हैं दबा देंगे तो ये आपका बचपना है। तो फिर क्या होना चाहिए? रीमा जी, हम लोग कई दिन से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कितना क्रूर औरंगजेब था, और कई दिनों से जो मैं लगातार हर टीवी चैनल पे भी देख रही हूँ कि लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आके औरंगजेब को एक मसीहा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव आज ये कह रहे हैं कि निलंबन से सच की जुबान पे लगाम नहीं लगाई सकते, तो फिर निलंबन किया ही क्यों? जब आप ये कह ही रहे हैं तो निलंबन किसके लिए किया आपने? करते ही मत, आप तो मालिक है पार्टी के, मत करते नहीं, निलंबन। उन्होंने नहीं किया निलंबन। विधानसभा से जो निलंबन हुआ उसको लेकर वो आप पर कटाक्ष कर रहे हैं कि विधानसभा से अगर उनका निलंबन करके आप ये सोच रहे हैं कि सच की जुबान पर लगाम हो सकता है, तो सच की जुबान पर अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम नहीं हो पाएगा। मुझे ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए सच का मतलब औरंगजेब का महिमा मंडल है? राम मंदिर आंदोलन हुआ तो कार सेवकों पे गोली चलाने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई तब समाजवादी पार्टी चुप थी। जब काशी मथुरा मुक्ति की बात होती है तब यही लोग इतिहास को भूलने की सलाह देते हैं ना ये सलाह। और फिर जब औरंगजेब का गुणगान करना हो तो ये आजाद ख्याल हो जाते हैं। क्या अखिलेश यादव ये बताएंगे कि उनके जो विधायक हैं, जो वो बेकौफ दानिशमंदी की बात करते हैं, तो मतलब ये कह रहे हैं कि संभाजी महाराज जी की जो हत्या हुई थी वो सही हुई थी? जो ये कह रहे हैं इसका मतलब अखिलेश यादव कि गुरु तेग बहादुर जी का जो सर कलम किया गया था वो सही था, काशी मथुरा मंदिरों को जो तोड़ा गया था वो सही था, हिंदुओं का नरसंहार जो हुआ था, जजिया जो लिया जाता था, राजपूत महिलाओं के साथ जो किया जाता था, मराठा महिलाओं के साथ जो किया जाता था, वो सब सही था। औरंगजेब एक महान इंसान थे। हिंदुस्तान की दिल्ली की क्या एक सड़क जो उन्होंने औरंगजेब रोड रखी थी, सारी सड़कों का नाम ही औरंगजेब रोड ही रख देते हैं। और एक मंदिर इनके लिए खोल देते हैं कोई म्यूजियम सा, जहां पे रोज जाके चादर चढ़ाएंगे अखिलेश यादव औरंगजेब के लिए, और यही औरंगजेब करेंगे। समाजवादी पार्टी की जगह नाम अपनी पार्टी का औरंगजेब विचारधारा पार्टी रख लेते हैं। देखिए ना, इंडिया अलायंस पूरी की पूरी ऐसी है। इंडिया अलायंस में चाहे ये हो चाहे कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ ताल से ताल मिला रही है। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं वो हमारे पास देखने के लिए, लेकिन एक शब्द आपने उनके मुंह से नहीं सुना कांग्रेस के नेताओं से कि ये गलत है। एक शब्द आपने अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब से नहीं सुना। किसका मॉडल, किसका सर कलम किया था औरंगजेब ने? गुरु तेग बहादुर जी का किया था ना, 9वें सिख गुरु का। एक भी शब्द हमें क्या इनकी जो साथी आम आदमी पार्टी है, जिनके लिए ये लोग कैंपेन कर रहे थे दिल्ली में, जिसकी पंजाब में सरकार है, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा? एक शब्द नहीं कहा। वो कांग्रेस पार्टी, उनसे तो खैर क्या ही उम्मीद करेंगे, वो तो ताल से ताल मिलाएंगे, क्योंकि 1984 से सिखों के खून का रंग उनके हाथों पे लगा हुआ है। सज्जन कुमार भी आप देख रहे हैं कहां पहुंच चुके, तो उनको तो इस बात से तो खुशी हो रही होगी कि औरंगजेब का महिमा मंडल हो रहा है, क्योंकि उनको गुरु तेग बहादुर जी से क्या लेना देना, वो तो शुरू से ही ऐसे ही है। लेकिन अब जब देखिए ना, जब हिंदुओं की बात आती है, हिंदू धर्म के बारे में बात आती है, हमारे मंदिर के बारे में बात आती है, तो अभिव्यक्ति की आजादी उनको याद आ जाती है। इतिहास नहीं बदलना चाहिए, मंदिर और उनको भूल जाइए, इतिहास जो है उससे साइड निकल कर करे जाइए, कार से गोली चलाना। लेकिन जैसे ही एक समुदाय की बारी आती है तो ये एकदम आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, कौन रोक सकता है? अरे मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को और इनके प्रवक्ता को बोल रही हूँ, सच की जुबान नहीं है ये, लेकिन इनकी जुबान पर लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। अभी आप पावर के बाहर ही हैं और अब दोबारा नहीं आएंगे। ये औरंगजेब का जो पाप इन्होंने यहाँ पे किया है और उसकी महिमा मंडल किया है, इसका नतीजा, इसका कर्म का फल जो इनको मिलेगा वो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में और आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखिएगा। कांग्रेस के हालात आप देख रहे हैं, राम जी का विरोध करने वालों का क्या हाल हुआ, जो आज हमारे गुरु तेग बहादुर साहब की जिन्होंने सर कलम किया, आज उनके साथ खड़े हैं। आप देखिएगा ये पार्टी का नामो निशान इस देश से चला जाए। ठीक है, अभी 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन मैं क्विक रिएक्शन एक बार फिर से अखिलेश कटियार जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि योगी जी ने कह दिया है कि भाई हमारे हवाले कर दो अबू आजमी को, हम इलाज कर देंगे, तो इलाज उनको आता है। अब इलाज की जरूरत आ पड़ी है ना फिर तो कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इसी तरीके के बहुत सारे FIR केस दर्ज है, क्योंकि इसी तरीके की उनकी पहचान है।
और जब सरकार में आते हैं तो अपने ही केस वापस लेते रहते हैं। लेकिन हमारी इस तरीके का ना कोई विचार है, ना कोई मंशा। आपने कहा राधिका खेड़ा जी ने, मैं आपके आरोप स्वीकार करता हूं, हमारी निष्ठा न काशी, मथुरा और इस तरीके के मामलों में नहीं, मेरी निष्ठा उत्तर प्रदेश और देश की जनता के साथ है। आप इन पे बात करने के साथ साथ जनता के मुद्दे पे भी बात करें, जिन मुद्दों पे मेरे नेता बात करते हैं। जनता ने हमें नकारा है, हमें जनता ने नकारा है, इसीलिए आप आप ही के नेता की बात हो रही है भाई। अखिलेश कटियार जी कहाँ हो आप ही के नेता ने ट्वीट किया है कि सच की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निलंबन से सच को दबा नहीं सकते, ये सब आपके नेता ने कहा है। 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, मैं अपने नेता की बात पे भी आ जाता हूं। आपके नेता ने कहा है। आज जनता ने आपको अयोध्या से लेके राम गमन पथ तक सब जगह नकारा। और तीसरी बात, हजारों साल की बात जो आप कर रही हैं राधिका जी, इस देश में दलित पिछड़ों के गले में बढ़िया कोई मुसलमानों ने नहीं बांधी थी कि आप बाहर थूकोगे नहीं। इस देश में दलित पिछड़ों के पीछ में झाड़ू किसी मुसलमान ने नहीं बांधी थी। इन्हें नीच किसी मुसलमान ने नहीं बताया था, इन्हें अछूत किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था। इस देश में जो लाखों हजारों साल इस देश के दलित पिछड़ों के साथ जो अपमान किया है, उन मुद्दों पे भी बात करिए। उन मुद्दों पर भी अबू आजमी को बोलिए बात करने के लिए। हिंदू की बात हो रही है, यहाँ पे क्रूर शासक की बात हो रही है। आप बताइए, क्रूर शासक था जिसने क्या क्या नहीं किया। आप इसमें हिंदू मुसलमान लेकर हम किसी मुसलमान को कुछ नहीं कह रहे, हम एक क्रूर शासक को कह रहे हैं। राधिका जी, इस देश में हजारों साल हमें छूने पे आपको परेशानी थी, इससे बड़ा हिंसा क्या है? किसने किया था? कौन सा धर्म कहता था? राधिका जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं चाहूंगी जरा उनका ऑडियो ठीक करें। सैयद जवाद को फ्रेम में लेकर आइए। नहीं मिले सैयद जवाद, ओके ठीक है जी, ठीक है, ओके। सैयद जवाद, क्या हो गया भाई? क्यों इमरान मसूद कूद पड़ते हैं हर चीज में? क्यों उदित राज कूद पड़ते हैं हर चीज में? क्यों कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अरे समाजवादी पार्टी आगे निकल गई तुष्टीकरण में, हम पीछे रह जाएंगे, हमें भी तो उनको फॉलो करना है, तो जल्दी जल्दी बोलो औरंगजेब कितना महान था? क्या हो जाता है ये अचानक से कांग्रेस को? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, औरंगजेब हो गए, हो गए, आपके पुत्र सिंह हो गए, शशांक हो गए, मुझे नहीं लगता भारत के हीरो मुसलमानों की पहचान ख्वाजा अजमेरी से है। क्या आवाज आ रही है मेरी? नहीं, ऑडियो क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या वॉइस क्लियर आ रही है? बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ भारत के मुसलमानों की पहचान ख्वाजा अजमेरी से है, औलिया से है, अशफाक उल्लाह खान से है, ब्रिगेडियर उस्मान से है, और तमाम ऐसे सेनानी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, खैराबादी, फजल खैराबादी से है, तमाम लोगों से बाबा। लेकिन हाँ, कुछ बाबर का अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं जरा। सबका ऑडियो ठीक कीजिए, सबका ऑडियो खराब है। राधिका जी का भी ऑडियो खराब है, सैयद जवाद का भी। ब्रिजमोहन जी, मेरे ख्याल से सबका ऑडियो एक बार चेक कर ले, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। बलजीत पाजी, सत श्री अकाल। मेरा सोना मेरी खेती नू 4 चांद लगा रहा है। बल्ले बल्ले हो गया ये। बड़ीकर साहब कैसे कहा है? मेरा सोना मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ा रहा है। हजारिका बाबू की खबर? हाल खबर सर, मेरा सोना मेरे बेटे का म्यूजिक एल्बम बना रहा है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए सैयद जवाद का रुख करते हैं। सैयद जवाद, कंटिन्यू प्लीज।
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ब्रिजमोहन जी, लाइन डिस्कनेक्ट है। हाँ ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी, हेलो, विवाद का विषय है क्या ये मैं नहीं समझ पा रही। अबू आजमी अपनी बात पर कायम है, उनके साथ सारी की सारी पार्टी भी खड़ी हुई है, उनके साथ साथ कांग्रेस भी खड़ी है, नाना पटोले भी आज खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि भाई अकेले अबू आजमी पर क्यों कार्रवाई हो, जिन इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में लिखा है इतिहास, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। तो अब अगर वो लोग इस दुनिया में नहीं है तो कैसे कार्रवाई हो ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है भाई इतिहासकारों पर कार्रवाई हो तभी कुछ हो पाएगा। ब्रिजमोहन जी, रीमा जी, हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है रीमा जी? आ रही है, बोलिए जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो महाराष्ट्र की विधानसभा में निर्णय हुआ है उनके निलंबन का, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उसका स्वागत करता हूँ। ये एक मानसिकता जो देश में अच्छी चलने वाली सरकारों के खिलाफ एक माहौल इस प्रकार से किसी बनाया जाए जिससे कि वहां पे अव्यवस्था फैले, हम लोग इस मानसिकता की पूरी तौर से निंदा करते हैं। और अबू आजमी साहब ने इसी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। आज देश में एक लंबे समय के बाद राज्यों में, देश में ऐसी सरकारें काम कर रही हैं जो एक आम आदमी की समस्या के समाधान के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन ये चीज इनको रास नहीं आ रही। और यही कारण है कि वातावरण को दूषित करने के लिए, वातावरण में भाईचारे को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार से ये स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि वातावरण बिगड़े। पर मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो जिन लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी इस प्रकार के बयानबाजी से अल्पसंख्यकों का समर्थन इन लोगों को मिलेगा। वो खुद भी इन बातों से पीड़ित है। मेरी कई लोगों से बात हुई, उन लोगों का कहना है कि इस मौके पे जब सरकारें अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, देश का वातावरण बेहतर है, ऐसे मौके पे अब्बू आदमी जैसे लोगों का खुलकर विरोध होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव जी जो अपने आप को अल्पसंख्यकों का बड़ा मसीहा बताते हैं, वो भी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है। स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब कदापि नहीं है कि आप ऐसे शब्दों का उपयोग करें या ऐसे लोगों का महिमा मंडन करें जिनको देश की जनता नफरत करती हो, जिनको देश की जनता नापसंद करती हो। ये एक अजीब सी वातावरण फैलाने का जो काम हो रहा है, ये मैं सोचता हूँ इसको रोकने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और यही एक ऐसी स्थिति है जहां हम लोगों को बेहतर तरीके से देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए विचार करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों को भी हमको पूरी तौर से नकारना होगा। ऐसी पार्टियों को भी नकारना होगा जो इस प्रकार का वातावरण बना के देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश कटियार जी, एक वायरल हो रहा है बहुत योगी जी का बयान पुराना 2018 का। तब उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना भी औरंगजेब से की थी कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने भाई, अपने परिवार के लोग और अपने पिता को बंदी बनाकर रखा, वैसे ही कुछ कुछ अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। सुना होगा ये बयान तब भी आपने, और आज भी वही रेलिवेंट हो रहा है। नहीं, दूसरी बात ये है, समाजवादी पार्टी अपने पूर्वजों, अपने जिनके आदर्शों पे हम चलते हैं, उनका सम्मान करती है। अब देखिए, हम लोग बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी करते नहीं है। पूर्वजों के साथ अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, माननीय अडवाणी जी, क्या हुआ? माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ राजनीति में जिस आज कई पोस्टर पे फोटो देखते हैं क्या माननीय अडवाणी जी का? सब देखते हैं। उनके बर्थडे पर भी फोटो आती है, उनके मार्गदर्शन पे भी फोटो आती है। मैं तो मुरली मनोहर जोशी साहब रहे, बड़े नेता रहे। हाँ। ये इनके कहीं पे उस तरीके की हिस्सेदारी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, आज उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी से है, कैसे करना है सम्मान, कैसे करना चाहिए सम्मान, तरीका आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने नहीं, मुझे तो पता है, आप बताइए ना, आप कैसा सम्मान चाह रहे हैं? मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाता ही नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाता नहीं हूं, लेकिन इस तरीके के संस्कार समाजवादियों के नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं। दे दो इनको। अरे सर अखिलेश जी, बड़ी आप 2 मिनट रुक जिन लोगों ने नई नई राजनीति कवर करनी शुरू की हो, मेरे ख्याल से उनके सामने आप ये दलील देते तो ठीक लगता। जिन लोगों ने, मतलब मैंने तो कम से कम कवर किया, मेरे सामने अब आप वो दिन याद दिलाएंगे कि शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था, मुलायम सिंह जी के साथ मंच पे क्या हुआ था,
किस तरह से अपमान किया गया, किस तरह पार्टी से निकाला गया। अब ये सब चीजें आप बताएंगे नहीं तो नहीं है ना, सबको पता है, अपमान नहीं कहेंगे इसको। ऐसा मुझे नहीं लगता अडवाणी जी के साथ, जोशी जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन चलिए ठीक है, अब वो सम्मान की श्रेणी में आता है समाजवादी पार्टी के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं लगा। दूसरी बात ये, मुझे पूरा कर लेने दे प्लीज। हाँ, और जो योगी जी ने बयान दिया कि अबू आजमी साहब को उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए और ये कर दीजिए वो कर दीजिए, क्या कहीं से लगता है एक मुख्यमंत्री का ये बयान हो सकता है? आप किसी व्यक्ति के किसी विचार से असहमत हो सकते हैं रीमा जी, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि आप यहाँ भेज दीजिए और फिर हम ये करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करें, हाँ। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरीके के राधिका खेड़ा जी जवाब देंगे कि धमकी दी गई है क्या अबू आजमी को? वो कह भी रहे हैं कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोग जिम्मेवार होंगे। सबसे पहले तो ये जो बोल रहे थे मुरली मनोहर जोशी जी साहब के बारे में, तो मैं इनको याद दिला दूं, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जिस दिन ओथ लिया उसके अगले दिन सबसे पहले जाके वो मुरली मनोहर जोशी जी का ही आशीर्वाद लेकर आई। हमारे यहाँ हमारे लीडर्स के साथ किस तरीके से पेश किया आया जाता है वो आपके सामने है, किसी ने उनको कोई इग्नोर नहीं किया हुआ। प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, लगातार LK आडवाणी जी का मार्गदर्शन लेने आज भी जाते हैं, जबकि वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी हेल्थ कैसी है सारे देश जानता है। लेकिन हम आप ही की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव जी, आपके पार्टी के मेन मुखिया, उन्होंने क्या कहा था जब पहला गठबंधन आप लोगों ने कांग्रेस के साथ किया था अखिलेश यादव ने, कि जो औरत सोनिया गांधी मेरे पे लगातार केस लगाती है, मेरे को जेल भेजना चाहती है, उसके साथ गठबंधन करके मेरे बेटा पार्टी खत्म कर रहा है। अखिलेश यादव के कान में भी जू रहे हैं कि आज भी गठबंधन में आप लोग कांग्रेस के साथ है। जो अपने पिता की नहीं सुनता उसकी पार्टी के प्रवक्ता आके हमें तो ज्ञान ना दे कि हमने अपने नेताओं के साथ कैसे व्यवहार करना है। हम अपने सीनियर नेताओं के साथ बिल्कुल अपने फैमिली के बुजुर्गों के साथ जैसे अब व्यवहार किया जाता है वैसे ही करते हैं। सबसे पहले उनका मार्गदर्शन लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, आपकी तरह नहीं कि पिताजी को ही साइड दिखाते। रही बात की क्या कहा गया, बिल्कुल कहा जाना चाहिए अबू आजमी जैसे लोगों के लिए। इस तरीके से देश का हर बच्चा अबू आजमी को सिखा सकता है कि क्रूर शासक औरंगजेब की अगर वो कसीदे पढ़ेंगे तो उनकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की टिकट मैं कटवा देती हूँ, कहेंगे तो एक प्रॉपर प्राइवेट चार्टर जेट करा देती होगा, क्योंकि उनको तो उसकी ज्यादा। अब देखिए ना रीमा जी, जब ये कल घटनाक्रम हो रहा था, लगातार इतनी चीजें हो रही हैं, तो उनके बेटे क्या कर रहे थे? उनके बेटे बंदूक दिखाते हुए गोवा में घूम रहे थे और लोगों को डरा रहे थे। तो जो बाप कसीदे पढ़ता है औरंगजेब के, बेटा दिखाता है गोवा में लोगों को बंदूक। तो किस तरीके की समाजवादी पार्टी की विचारधारा अपने बच्चों तक को दी जाती है वो पूरे देश के सामने है। क्रूरता को अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, भेजिए उत्तर प्रदेश, उनको उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी कि कौन है जिसके कसीदे पढ़े जाने चाहिए और कौन नहीं। और सैयद जवाद कसीदे पढ़ने पाकिस्तान जाइए जी, आवाज आ रही है आपको साहब? हाँ, अब अबू आजमी तो जब सैयद जवाद अबू आजमी तो जब आएंगे तब आएंगे उत्तर प्रदेश, जब उनको भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन इमरान मसूद वो तो उत्तर प्रदेश में ही है ना, और उदित राज भी उत्तर प्रदेश आते जाते रहते हैं। क्या होना चाहिए उनके साथ में, जो वहां पर फिर वो वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश में लग जाते हैं बैठकर? नहीं, देखिए रीमा जी, बात दरअसल ये है कि औरंगजेब हो गए और चाहे बाबर हो गए, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के कोई लीडर नहीं है ना आइकॉन है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के आइकॉन, उनके लीडर कह लीजिए तो वो अलग है। ख्वाजा अजमेरी जो है वो भारत के मुसलमानों के और पूरे भारत के आइकॉन है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो आइकॉन है। उसके बाद जौहर बिरादरान आइकॉन है, और तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये भारत के आइकॉन हैं, हीरोज हैं, और हम इनको सलाम भी करते हैं। बाबर का और औरंगजेब का भारत के मुसलमानों से मुझे नहीं लगता कोई ताल्लुक है। बाबर भी वैसे ही शासक थे, औरंगजेब भी वैसे ही शासक जैसे पुष्यमित्रा चूंग थे और राजा शशांक थे। तो तभी बहुत से बच्चों ने यहाँ पे अत्याचार करा। मैं तो क्योंकि पॉइंट असल में ये है कि जो शाखा के अंदर लोग पढ़ते हैं, जो शाखा छाप लोग होते हैं, वो इतिहास नहीं पढ़ते, वो इतिहास के किताबें पढ़ते हैं जो उनका RSS कार्यालय के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर इतिहास क्या पढ़ाना चाहते हो आप? इतिहास में बताओ क्या है? नहीं, देखिए, अच्छा अब आप बताइए, जिनको आप पहले औरंगजेब प्रेम था या बाबर प्रेम था, उन्होंने तो पाकिस्तान ले लिया और वो पाकिस्तान चले गए, हमसे कोई उनका ताल्लुक नहीं। लेकिन हाँ, जिन पाकिस्तान जा करके जिना की मजार पे कसीदे तो अबू आजमी तो पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं क्या? एक सेकंड भाई, अरे
अबू आजमी को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं और इमरान मसूद को, यही कह रहे हैं आप कि जो औरंगजेब के प्रेमी थे उनको पाकिस्तान भेज दिया, तो जो बच गए हैं औरंगजेब के प्रेमी उनको पाकिस्तान भेजे क्या? क्या कह रहे हैं आप? जवाब सुनिए। देखिए, इमरान मसूद चाहे हो के जिन्होंने तो पाकिस्तान गए हो या ना गए मुझे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी के एडवांस पाकिस्तान जिन्हों की बदौलत कसीदे पढ़ते हो, इसीलिए हमको भारत रत्न दिया जाता है बेहतरीन सेनेटर और राष्ट्रपति नौकरी में उनसे मुझे नहीं लगता इमरान मसूद में पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जा करके बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाना, नवाज शरीफ जी मजियाबादी आम ले जाना, उनके समझ ले जाना, ये कारनामा अगर कोई करके दिखाता है। इमरान मसूद का क्या करना चाहिए? एक मिनट, इमरान मसूद का क्या करना चाहिए वो बताइए ना जल्दी से। आडवाणी जी के साथ तब पूरा विवाद हो चुका है, उसके बाद सॉर्ट आउट हो चुका है, उसके बाद माफी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इमरान मसूद का क्या करना चाहिए वो बताइए ना। इमरान मसूद ने क्या कहा कि लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास तो है ना। अब ये कह लीजिए कि औरंगजेब ने यहाँ पर शासन ही नहीं करा तो हम आपकी बात मान लेते हैं। हम तो कह रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर नहीं है, लेकिन आप चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसको मुसलमानों को टैग लगा करके चिपका दिया जाए, वो चिपक नहीं रहा। असल में मुद्दा क्या है, राधिका खेरा जी उछल करके और अभी ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी उछल करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है जो मानसिकता के पीछे जो जोर है जबरदस्ती है वो संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की है, और वो इसलिए भी है जो आज इन्वेस्टर का पैसा डाउन हुआ है, जो इन्वेस्टर का पैसा आपकी ऑडियो बहुत खराब है। ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए सैयद जवाद की बात। अच्छा ठीक, ओके, एक बार ठीक करिए आप। पहले सही आपकी आवाज आ रही थी, अब एकदम अचानक से फिर खराब हुई है। एक बार ठीक करिए सैयद जवाद। ब्रिजमोहन जी देखिए, अभी इन्होंने मुझे कोट किया, देखिए हकीकत क्या है, ये बात बिल्कुल सच है कि औरंगजेब हिंदुस्तान के मुसलमानों के नेता नहीं है। ये बात भी सच है कि अबू आजमी जैसे लोग भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेकिन जिस भाषा का, जिस मानसिकता का ये प्रदर्शन करते हैं, मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता ये कि एक देश जो प्रगति के रास्ते पे चल पड़ा है उसमें किसी ढंग से रुकावट डालें, और रुकावट के पीछे इनका मकसद खाली एक ही है कि किसी ढंग से राजनीति में इन लोगों का वर्चस्व बना रहे, जिससे इनके जो काम है वो चलते रहे। मेरा कहना यह कि इस पूरी मानसिकता के खिलाफ इस देश को भी खड़ा होना पड़ेगा, और हमारी जो देश की जो राजनीतिक ताकतें हैं उनको भी इस मुद्दे पे विचार मंथन करना पड़ेगा। बहुत ही अफसोस है कि भाई अखिलेश यादव जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति जो कि जिस विदेशों से पढ़ के जो आए हों वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करें, और इस कटुता की भाषा को वे कहें कि अगर इसको रोका जा रहा है तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के ऊपर बंदिश लगाई जा रही है। मेरा कहना यह कि ऐसे हर व्यक्ति को जो देश के वातावरण को बिगाड़ने का काम करे, जो गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने का काम करे, जो देश की प्रगति के आड़े आए, उसका विरोध होना चाहिए। अखिलेश कटियार जी, आवाज को दबाना का मुद्दा अखिलेश कटियार जी, मैं सीधे आप ही से पूछ रही हूँ। ओके, अखिलेश कटियार जी सीधे मुझे जवाब दीजिएगा। एक मिनट रुके, सही जवाब सीधे जवाब दीजिए। अरे भाई रुकिए एक मिनट। अखिलेश कटियार जी, जो पीडीए की बात होती है ना, पीडीए में बहुत सारे शासक पुराने भी थे। अब औरंगजेब का ही अगर कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनके प्रेम में इतने ज्यादा लिप्त हैं आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा से लेके नीचे तक के नेता। ना तो चंद्रगुप्त मौर्य की कभी आप लोग बात करते हैं, ना सम्राट अशोक की कभी बात करते हैं, ना शिवाजी महाराज की बात करते हैं, ना संभाजी महाराज की बात करते हैं। अब पीडीए की बात करते हैं तो इन सब के भी पोस्टर बनाकर कम से कम बात होनी चाहिए ना। या सिर्फ औरंगजेब के ही पोस्टर बनेंगे, बाबर के पोस्टर बनेंगे और उन्हीं का महिमा मंडन होगा? इन चारों की कभी बात की गई है क्या अखिलेश यादव की तरफ से, या इन पर कभी लड़े हैं वो ताल ठोक कर? मैं बिल्कुल सही बात, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठे थे, मैं खुद मराठा हूँ। हम लोग मराठों की बात करते, अशोक, सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की कहाँ करते हैं? नहीं, आपको अब पार्टी जब इन पे कार्यक्रम करती है तो हम जरूर भेजेंगे। अभी अग्रवाल साहब बड़े प्यारे आदमी है, कैसे अच्छी बात करते। देश तो तरक्की की राह पे चला गया, दसों लाख करोड़ रुपए जनता का हड़प हो गया, रुपया आपका 85 के आसपास पहुंच गया। इससे बड़ी तरक्की कुछ नहीं हो सकती है। कम से कम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अग्रवाल साहब कुछ तो सच बोला करो। रोजगार कितना, किसान कितनी, बेरोजगारी कितनी, शिक्षा कितना, स्वास्थ्य हुआ, कम से कम कुछ तो शर्म हो हमें बोलने के लिए। तीसरी बात रीमा जी, मैं आपकी बात पे आखिरी में 1 मिनट में बात खत्म करूंगा अपनी।
हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले कुछ मुगल शासकों पे कि उन्होंने भारत में क्या किया, आम आवाम के साथ क्या किया। तो रीमा जी, राधिका खेड़ा जी क्यों नहीं जवाब देती है कि हजारों साल पहले दलितों के साथ क्या हुआ है? उस पे बात कब होगी? आखिर उन्होंने हजारों साल तक अपने औरंगजेब ने दलितों को भी मारा था। औरंगजेब ने दलितों को भी मारा था, पता है ना आपको? पीठ में इसी वो जाति धर्म नहीं देखता था, वो हिंदू देखता था और मारना शुरू कर देता था। ये पता है, ये इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आप तो बड़े मुझे विद्वान लगते हैं अभी तक। वैसे एक मिनट दे देना। इसी व्यवस्था में इनको नीच बनाया गया, इन्हें अछूत बनाया गया, इन्हें इनके पीछे झाड़ू बांध दी गई, इनसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया। राधिका खेड़ा जी जरा बताएं, उस पे कौन अफसोस जाहिर करेगा? अरे ये बात क्या राधिका खेड़ा ने वो किया था? क्या किसने किया? ये बात अबू आजमी जी को बताते आप कि वो ये बात कहते हैं। औरंगजेब की बात क्यों कर रहे थे? वो किसने अबू आजमी शामिल थे? कौन मुगल शामिल थे? जरा मैं जवाब दे दूं? राधिका खेड़ा जी इस पे दीजिए प्लीज। मैं जवाब दे दूं रीमा जी, क्योंकि सवाल मेरे पे है। दीजिए। देखिए, चलिए, बहुत अच्छा आपने बोला। अब देख, इतिहास उठाते हैं, जब से भारत आजाद हुआ है तो चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, कभी भी उनको आगे आने नहीं दिया, उनका हक उनसे छीना गया। राहुल गांधी की पार्टी अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर तो घूमती है, लेकिन चाहे बाबा साहेब अंबेडकर हो चाहे कोई भी मुसलमान हो, उनका निरादर करने का काम वो लगातार करते आ रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस एक हो गई थी बाबा साहेब अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। तो आप उसमें अगर जाना चाहते हैं इतिहास में, तो इतिहास में चर्चा करते हैं। क्या ऐसा किया 54 इयर्स में आपकी साथी कांग्रेस पार्टी ने कि दलितों को ऊपर उठाया जाए, मुसलमानों को ऊपर उठाया जाए? लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते गरीब को गरीब, दलित को और ज्यादा गरीब, और ज्यादा कमजोर, मुसलमान को और ज्यादा कमजोर। बताइए कितने मुसलमानों को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। आज भी ये भी सच्चाई है कि मुसलमान सबसे ज्यादा अनपढ़, पढ़ा लिखा कम है, सबसे कम पैसा उनके पास है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उधर है। क्यों? क्योंकि 54 इयर्स के आपके कांग्रेस पार्टी के साथ उसके अंदर सभी लोगों को उठाने का काम नहीं किया गया। इतिहास दिया जाए झाड़ू, उस पे कौन धर्मगुरु अफसोस जाहिर करेगा? हिंदू होने का मतलब ये शूद्र हो गए, ये नीच हो गए, ये अछूत हो गए, इस पे कौन बात करेगा? हो रही है रीमा जी, पहली ऑडियो लेकिन ये बीच में बोलेंगे। अब जब असलियत आती है तो इनको चुभने लगती है कांटों की तरह। मुद्दे पे रहे राधिका जी, मुद्दे पे रहे, इधर उधर की बात ना करें। जवाब दे। इसीलिए दिल्ली में मुस्तफाबाद में, जहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमान पॉपुलेशन है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के आता है। क्यों? क्योंकि जो आज सवाल किया मुझे बड़ा दुख है, राधिका जी उस पर कोई बात नहीं करती है। आपने वोट बैंक के लिए आपने किया था ना समर्थन अरविंद केजरीवाल का, किया था ना दिल्ली में, क्या हुआ? आप लोगों का ये सारा एजेंडा ध्वस्त हो गया। तो असलियत ये है, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी अगर शोषित है, कोई भी अगर पीड़ित है, उनको और पीछे रखने का काम कांग्रेस की सरकारों ने हजारों साल पहले की बात कर रही हो तो उस पे भी बात करो। ये 80% आबादी है दलित पिछड़ों की, उनके अपमान किसने किया? अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, क्या मजबूरी है? अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, क्या मजबूरी है? औरंगजेब का नाम आते ही आपको बाकी सब कुछ याद आता है, लेकिन औरंगजेब के जुल्म याद नहीं आते, उसकी क्रूर व्यवस्था याद नहीं आती, उसके बारे में एक शब्द आपको नहीं बोलना, ना निंदा करनी है अबू आजमी की, ना ये कहना है औरंगजेब कैसा शासक था, उसके शान में कसीदे पढ़ने हैं, और बाकी सारी वर्ण व्यवस्था से लेकर जाति प्रथा से लेकर हर चीज पर बात करनी है। क्या मजबूरी है ऐसी? कोई तो मजबूरी होगी ना, कोई तो होगी मजबूरी। लेकिन एक बात देखो रीमा जी, राधिका जी एक लाइन नहीं बोली। नहीं, राधिका जी तो बाद में बोलेंगी, पहले मैं आपसे तो अरे भाई आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो तो बोल रही हैं, दिखी, उन्होंने तो जवाब दे दिया, लेकिन आप नहीं दिखे। अरे भाई आपकी क्या मजबूरी है? देश का वातावरण बिगाड़ने के अलावा इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। एक अच्छे भले प्रगति करते देश में ठेका तो आपे के पास है, पूरा की पूरा माहौल बिगाड़ने का काम इस प्रकार की मानसिकता के लोग कर रहे हैं, और इनके खिलाफ पूरी ताकत के साथ इनका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश के देश प्रगति पे है, देश आगे बढ़ना चाहता है। अल्पसंख्यक भाई भी प्रगति का हिस्सा है, प्रगति के हिस्से वो भी बने हुए हैं, लेकिन इनको ये दिखता नहीं है। अब आगे अडवाणी और अंबानी पे ये जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे कि आखिर इस अखिलेश कटियार जी फैलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आपने अभी तक एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि औरंगजेब से इतना प्रेम क्यों है, क्या मजबूरी है। दूसरी बात, आप अभी पहले पूरे कुंभ के दौरान आपके नेता ने भ्रांतियां फैलाई,
अब आप लगातार देख रहे होंगे ना कि विधान परिषद में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि कितना सरकार को मुनाफा हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला, रोजगार के अवसर कितने पैदा हुए। अभी वो भी नहीं सुनना आपको। अब आप कह रहे हैं कि घाटा घाटा घाटा। मुनाफे की कभी कोई बात नहीं करनी, कोई भी देश में अच्छी प्रगति की बात नहीं करनी, लेकिन हिंदू मुसलमान करना है या फिर देश में दंगे फैलाने हैं। क्यों ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं भाई? हाँ रीमा जी, जो शासक है उसका नजरिया फायदे और नुकसान के लिए नहीं होता। शासक का नजरिया सही और गलत में चुनने का विषय होता है। फायदे नुकसान का काम व्यापारी का है। अच्छा, मतलब स्टेट को अगर प्रॉफिट हो रहा है, उससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का घर चला, कुंभ से लोग लखपति बन गए रोजगार करके, तो ये जो राजा है उसके लिए अच्छा अवसर नहीं होना चाहिए बोलने का। उसको इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो उसको सिर्फ विरोध की बातें सुननी चाहिए, उसको अच्छी बातें बोलनी ही नहीं चाहिए राजा को। रीमा जी, जनता की खुशहाली से उनको नफरत है। थी, उस जिम्मेदारी को निभाने में जितना अव्यवस्थित कुंभ इस बार हुआ, इतना राधिका खेड़ा को फ्रेम में लाइए भाई। सरकार पूरी तरह असफल रही है अपना जिम्मेदारी निर्वाह करने। फिर आप उसी बात पर आ गए, जो अच्छी बातें हैं वो क्यों नहीं सुनना चाहते आप? बिल्कुल कोई अच्छी बात पर कभी निगाह जाती है? देश में कुछ अच्छा हो रहा है, गरीबी की रेखा से 33 करोड़ लोग नीचे चले गए, बाजार क्रैश हो चुका है। सुना आपने? ये खबर पढ़ी थी या नहीं? अरे पढ़ी थी ये खबर? एक बार तो बोल दो। ये खबर पढ़ी थी क्या? वित्त मंत्री इस तरह की खबरें पढ़ पाते हैं क्या या नहीं पढ़ पाते? अरे ये विश्वव्यापी है, तबाह हो गए। एक लाइन तो ये विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। राधिका खेड़ा, देखिए एक पूरी कॉन्वर्सेशन से एक बात तो साफ हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के लिए, उनके प्रवक्ताओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक चीज है, वो है हिंदुओं का अपमान और मुगलों का महिमा मंडल। ये पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो चुका है और लगातार हम देखते आ रहे हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये नया भारत है जहां शिवाजी की गाथा गूंजेगी। इन्होंने जितना कोशिश किया था, इनके और इनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस ने, कि हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाए। अब वो हिस्ट्री, और आपने देखा था जब असली हिस्ट्री उन चैप्टर्स को डिलीट करके सही तरीके से पेश की गई, तो यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हमलावर हुए थे कि कैसे आप लोगों ने बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में चीजें बदल दी। इतिहास की असलियत तो पढ़ाई जाएगी ना। इतने साल कांग्रेस की सरकारें नहीं और उन्होंने सिर्फ वही जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी, वही पढ़ाया हमारे बच्चों को, जो सारी तोड़ी मड़ोड़ी हिस्ट्री थी, जो सिर्फ तुष्टीकरण की थी, जिससे उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब इनको और नई चीजें लेकर आनी पड़ रही है ना। देखिए, कोई भी लगातार एक बार भी किसी ने, कोई भी इतना सा भी अपॉलोजेटिक नहीं था कि नहीं वो क्रूर शासक था, उसने ये सब किया और बाबू आजमी को ये नहीं करना चाहिए, ये उनको नहीं करना चाहिए था, उनको ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे, ये बिल्कुल गलत है। इतनी ही लाइन बोलनी थी, लेकिन इतनी सी एक लाइन बोलने में इतना कष्ट हो गया कि आबू आजमी साहब ने जो कहा वो गलत कहा। औरंगजेब अच्छा आदमी नहीं था, वो एक क्रूर शासक था। जवाब दीजिए, एक लाइन बोलनी थी, जवाब दीजिए। पर किसी ने नहीं बोली। एक लाइन बोलकर बात खत्म कीजिए। एक मिनट, एक लाइन नहीं बोलेंगे। एक लाइन। हाँ, राधिका जी, शिवाजी महाराज तो बहुत अच्छे शासक थे। क्यों नहीं थे? बिल्कुल थे, कोई डाउट नहीं ना। औरंगजेब की बात करिए ना, शिवाजी की जी पे बात मत लाइए। आप लोग और आपके साथी तो पिक्चर के ऊपर किस तरीके से आपकी पार्टी से गई स्वरा बात कर, क्या टिप्पणियां करती है पूरा देश बाकी पे। हिंदुओं पे आप गोली चलाते हैं, हिंदुओं को आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, राम मंदिर से आपको नफरत है, कार सेवकों पे गोली आप चलाते हैं, लेकिन औरंगजेब, वाह वाह। बताइए, अखिलेश यादव और आपके जो अयोध्या के सांसद है वो मजार पे जाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। बोलो ये चुप हो जाए, तकलीफ क्यों है? बोलो थोड़ा सुन भी ले, जवाब सुन ले। क्यों सुने? आपको तो जनता ही नहीं सुन रही, तो राधिका जी सुना भी करिए। आप लोगों को तो जनता ही नहीं सुन रही। आपको नहीं, एक सेकंड, क्या एक मिनट, शिवाजी महाराज को अब क्यों बीच में लेकर आए? मैंने आपसे कहा औरंगजेब पर बोलिए, निंदा कीजिए और बात खत्म करिए, फिर शिवाजी महाराज को आप लेकर आ गए। औरंगजेब के खिलाफ बोलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को लीड की हड्डी की जरूरत पड़ेगी, जो नहीं है। बोलो, चुप हो भाई थोड़ी देर। हाँ बोलिए बोलिए। आप लोगों के अंदर लीड की हड्डी नहीं है ना अखिलेश यादव में, इसलिए आप लोग औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। अखिलेश कटियार, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज राज तिलक बनारस के गाग भट्ट नामक ब्राह्मण ने पैर के अंगूठे से किया था, उनको भी आपने सम्मान नहीं दिया था। ये है हिंदू धर्म। औरंगजेब पर कुछ नहीं बोलेंगे क्या पूरे शो में आप? इसके लिए अरे औरंगजेब पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये बताइए, औरंगजेब पे कुछ नहीं बोलना।
शिवाजी महाराज कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कर सकते आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ औरंगजेब के बारे में नहीं बोलेंगे। थे वो मराठे थे, हम मराठे हैं। आज भी हमें अपमानित महसूस होता है कि मेरे राजा का, मेरे भगवान का राज तलक इतनी मजबूरी नहीं, इतना तोड़ मोड़ करके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप जवाब दो ना, इतना बड़े शासक को भी आपने राजा नहीं दिखाया। खाली मराठा कहने से बात नहीं बनेगी। निंदा क्यों नहीं करते आप? अब्बू आजमी की निंदा करिए, इस बात की निंदा करिए कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक देश में नहीं होना चाहिए था। आज अगर उसकी कोई बात करता है तो पूरी देश को नकारने का काम करता है। आम आदमी की मानसिकता के खिलाफ काम कर रहा है। उसकी आलोचना करने से आप बच रहे हैं, उनकी निंदा करने से आप बच रहे हैं, और आपको मराठा बोल रहे हैं। मैं सोचता हूँ शायद खाली मराठा कहने से बात नहीं बनेगी, आपको इसकी निंदा करना चाहिए। महाराज का अब्बू आज भी ऐसे व्यक्ति को पैर के अंगूठे से किया गया, इस पे आपको शर्म आती है या नहीं? अखिलेश कटियार जी, ये असली बात पे तो बोलने को आप तैयार नहीं है। आप औरंगजेब की निंदा करने को तैयार हैं कि नहीं? आप अब्बू आजमी साहब को पार्टी से निकालने के लिए तैयार है कि नहीं? शिवाजी महाराज के राज तिलक पे अखिलेश कटियार जी, मेरी डिबेट शिवाजी महाराज पर नहीं है, मेरी डिबेट इस मुद्दे पर है कि अबू आजमी देश का माहौल क्यों खराब करना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मैं शिवाजी महाराज पर किसी और दिन डिबेट कर लूंगी, लेकिन आज की डिबेट किस पर है? औरंगजेब पर है। करते हैं आज की डिबेट आपने राज तिलक नहीं किया ढंग से, क्योंकि सारे सवाल मेरे लिए, तो मैं जवाब दे देती हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे आज कह रही हूँ कि चाहे अखिलेश कटियार जी हो, चाहे इनके नेता अखिलेश यादव जी हो, दोनों में रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द बोल सके। ना थी, ना है, ना कभी होगी, क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है जो लगातार उत्तर प्रदेश को जंगल-राज की तरफ लेकर गई थी। और ये था, ये इनकी असलियत देश की उत्तर प्रदेश के अपराध के सूचकांक के बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, एक अपराधी का शासन है। अरे कटियार जी, कम से कम औरंगजेब की निंदा तो कर दीजिए। औरंगजेब की निंदा से बात आगे बढ़ चुकी है। बृजमोहन जी, अखिलेश की निंदा कर दीजिए कि शिवाजी महाराज से ये जानना चाहती हूँ। एक सेकंड अखिलेश जी, चलिए ठीक है, मैं समझ सकती हूँ औरंगजेब पर आप कुछ नहीं बोल सकते, आपकी मजबूरी हो सकती है, पार्टी की लाइन होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अखिलेश जी, ये किस मानसिकता का प्रतीक है कि देश का माहौल क्यों खराब करने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे से क्यों लड़वाने की कोशिश हो रही है? महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से चिंगारी भड़काने के लिए क्यों ये बयान आता है, क्यों हो रहा है ये सब? फिर उत्तर प्रदेश में क्यों अखिलेश यादव इस तरह करने लगते हैं? कुंभ में क्यों सनातन का अपमान होने लगता है, जो राधिका खेड़ा ने बोला? अचानक से, ये अचानक नहीं होता, ये सोची समझी मानसिकता के तहत हो रहा है कुछ। क्या है राधिका जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाई, कुंभ का आयोजन अच्छे से कर नहीं पाई, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाई, गिरते हुए रुपए को ठीक नहीं कर पाई। इन मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसलिए औरंगजेब चल रहे हैं। औरंगजेब से किसी को लेना देना नहीं है। नहीं है, बात की शुरुआत तो भी साफ करते हैं, उनको समझाते आप इन मुद्दों पे बात करें, देश की जो जरूरत है। चलिए ठीक है, वक्त की बात है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए मुद्दा जो है ना, वो तो गर्म ही है और गर्म रहेगा जब तक कि राजनेता उसमें आग में घी डालते रहेंगे। अब माफी मांगने तक तो बात थी, वहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट ने और योगी आदित्यनाथ ने जो पलटवार कर दिया है ना, उसके बाद अभी लगता है कुछ और दिन ये मुद्दा ऐसे ही गर्माता रहेगा। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।